मेरा नाम श्रुति शर्विन है। मेरे यूपीएससी सीएसई 2023 में ऑल इंडिया रैंक 882 आई है। एंड इस जर्नी ये मेरी कैसी जर्नी रही है, क्या मेरी प्रिपरेशंस, क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही है, ये हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सबके साथ शेयर करेंगे। एंड आई होप ये एक इंटरेक्टिव सेशन होगा जहाँ पे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। एंड मेरी तरफ से मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि कम टाइम और कम शब्दों में आपकी मैक्सिमम हेल्प हो सके। सो यूपीएससी की जर्नी की अगर हम बात करें, सो ये सबका एक ड्रीम होता है। एंड आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू ऑल, मेरा भी यही ड्रीम था। एंड फाइनली आई एम एबल टू अचीव दिस, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो इस सेशन में हम क्या करेंगे कि आपके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं हमारे पास। सो विल गो वन बाय वन, हम उनको एक डिस्कशन करेंगे। एंड आपके जो अदर क्वेश्चंस इसके थ्रू रह जाते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। आपके चैट बॉक्स में आई कैन सी लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे एंड वी विल हैव एन इंटरेक्टिव सेशन। सो टॉकिंग अबाउट मी, ये मेरा 6th अटेम्प्ट था, बट मेरा फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू था। प्रीलिम्स मेरे लिए एक बहुत बड़ा हर्डल रहता था। आई डोंट नो, कई बार कुछ ही कम मार्जिन से मेरे मार्क्स रह जाते थे क्वालिफाई करने के लिए, बट दिस टाइम आई वाज लकी कि मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। एंड वन गो में आई वाज एबल टू कंप्लीट दिस जर्नी, एंड उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। टॉकिंग अबाउट दिस जर्नी, तो जैसा मैंने बताया कि 6th अटेम्प्ट यानी कि एक लंबी जर्नी रही है मेरी। एंड इस समय काफ़ी टाइम होता है कि आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हो, या आपके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे सेल्फ डाउट आने लगता है। सो सेम वॉज विथ मी ऑल्सो। तो बट क्या है कि एक पर्सिवरेंस क्वालिटी होती है, हार्ड वर्किंग, पर्सिवरेंस। तो ये सारी चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा था कि मेरा अगर एक ड्रीम है, तो मुझे उस ड्रीम को अचीव भी करना है, इसके लिए चाहे जितनी मेहनत और जितना टाइम लग जाए। सो आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ, काफ़ी लोगों की ब्लेसिंग्स रही है मेरे साथ। देन इसीलिए मैं अपना जो सक्सेस का क्रेडिट है, ये किसी एक इंसान को नहीं दे सकती। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिन्होंने मेरी हेल्प करी है। सर्वप्रथम प्रायोरिटी पे हमेशा मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं रखा मेरे दिमाग में, या वो हमेशा इस जर्नी में मेरे साथ रहे हैं, मुझे मोटिवेट करते रहे हैं। एंड हमेशा ही उन्होंने मेरे साथ एक उन्होंने भी एक हार्ड वर्क करा है। ओके, मेरा एक अकेले का हार्ड वर्क नहीं रहा है, दे हैव ऑल्सो वर्कड हार्ड विद मी। मेरे मेरे ब्रदर, ही इज़ माई यंगर ब्रदर, उन्होंने बहुत मदद करी है मेरे साथ उन्होंने नोट्स बनाए हैं, करंट अफेयर्स के पोर्शंस को एक साथ हमने प्रिपेयर करा है। एंड माय मेंटोर्स, स्पेसिफिकली जी राजपूत सर, दीपांशु सर, डॉक्टर शिवन चौधरी एंड सत्यम जैन सर, दीप्ति मैम, दे हैव बीन माय मेंटोर्स। एंड मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ कि मैंने उनके साथ प्रिपरेशन करी है और उनकी गाइडेंस रही है मेरे साथ। एंड देन जैसा कि मैंने बताया कि मुझे इतना टाइम लग गया प्रीलिम्स के साथ स्ट्रगल करते हुए। सो द क्वेश्चन इज, प्रीलिम्स की तैयारी हम कैसे करें? सो प्रीलिम्स में आपके पास 2 टॉपिक्स होते हैं, जीएस 1 एंड सीसैट। आई थिंक ये सबको पता है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम लोग हैं जो प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड इस जर्नी में होंगे। सो जब आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते हैं, सो आज के टाइम पे सबसे जो बड़ा हर्डल बनता जा रहा है, वो आई थिंक सीसैट है। एंड सीसैट को हमें इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज़ वो काफ़ी तरीके से चेंज हो रहा है, चाहे वो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हो, चाहे पैटर्न ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस हो, सब कुछ एक चेंज फॉर्मेट में हमें देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक जीएस पे बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक ऑन सीसैट, क्योंकि सीसैट एक गेम चेंजिंग एक क्वेश्चन बन चुका है कि सीसैट के लिए हमको क्या स्पेसिफिकली करना पड़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको पीवाईक्यूज देखने हैं सीसैट में, क्योंकि कई जो हमारे डिफरेंट बैकग्राउंड से हम इस जर्नी में आते हैं, किसी का साइंस बैकग्राउंड है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, नॉट नेसेसरी कि हम इस जो ये हमारा सीसैट का टॉपिक है हम उसमें कंफर्टेबल हों। सो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यूज उठाने हैं। पीवाईक्यूज मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको उसको अच्छे से एनालाइज करना है और कुछ एरियाज को पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप मैथ्स को अगर लेते हैं, तो मैथ्स के कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेडली रिपीट होते हैं, जैसे कि एवरेज, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड द ट्रेन जर्नी क्वेश्चंस, बोर्ड जर्नी क्वेश्चंस, डायरेक्शंस क्वेश्चंस।
अगर आप इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे जो एरियाज हैं, इनको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, सो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा डिकोड करना कि मैथ्स के क्वेश्चंस कहाँ से पिकअप हो रहे हैं, एंड फिर आप उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनके लिए एक एसएससी की या बैंकिंग की आप बुक ले सकते हैं, सॉल्व्ड। सॉल्व्ड क्वेश्चन बैंक को आप ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस करके उन क्वेश्चंस को किस तरीके से कम टाइम में सॉल्व करना है उसको आप सीख सकते हैं। एंड देन टॉकिंग अबाउट रीजनिंग, रीजनिंग के लिए भी आप सेम चीज करिए, पीवाईक्यूज देखिए, उसको प्रैक्टिस करिए, एनालाइज करिए क्वेश्चन किस एरिया से आ रहे हैं, एंड देन एसएससी एंड बैंकिंग की बुक्स को आप लीजिए, क्योंकि उनमें भी मेजर पोर्शन रहता है रीजनिंग एंड मैथ्स का। सो रीजनिंग आप उस तरीके से कीजिए, मैंने भी वही करा था। टॉकिंग अबाउट कॉम्प्रीहेंशंस, ना कॉम्प्रीहेंशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आपको देखना है कि कॉम्प्रीहेंशन किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, हम जीएस पढ़ते ही हैं, हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ते हैं। तो उन मैगजीन्स को हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, उसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं, वो आपका कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने में बहुत हद तक ही मदद करता है। कैसे? क्योंकि जब आप कॉम्प्रीहेंशन रीड करते हैं वो हार्डली 20 to 30 लाइन्स का होता है, उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चंस दिए होते हैं, एंड उन क्वेश्चंस में जो आपको लगता है कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम या उसका रिजल्ट है जो आपने अभी कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा है, तो उसके थ्रू आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। सो सीसैट इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग, decoding एंड प्रैक्टिसिंग। Remember this IDP, that is identify from which area they are using क्वेश्चंस, decoding कि कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, एंड प्रैक्टिसिंग। जब आप ये तीनों स्टेप्स कर लेंगे, आई थिंक सीसैट वुड बी अ केक वॉक फॉर यू। टॉकिंग अबाउट जीएस, तो जीएस में हमको क्या करना है कि एक हमारी होलिस्टिक स्टडी होनी चाहिए। तो जीएस प्रीलिम्स पे बात करने से पहले आई थिंक हमें ये देखना चाहिए कि हमें मेंस की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि होलिस्टिक अगर आपकी स्टडी रहेगी तो आपकी अगर मेंस की तैयारी बेटर है तो आई थिंक आप प्रीलिम्स को भी डिकोड कर सकते हैं। दिस इज हाउ आई विल टेल यू। मेंस की तैयारी क्या होती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में होती है, क्योंकि आपको आंसर्स लिखने होते हैं, अपना सजेशंस देना होता है, राइट। हम मेंस की कुछ ऐसे टॉपिक्स देखते हैं जो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी है, या इट ऑल इन टोटल जीएस 4 यानी एथिक्स, और अगर हम जीएस 2 की बात करें तो गवर्नेंस, एंड जीएस 3 की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जीएस 1 में जो सोसाइटी का पार्ट है एंड जीएस 4 में जो कंप्लीट एथिक्स है, आई थिंक हमें उसको पहले प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है लीग से जो हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज प्रीलिम्स में और मेंस में कुछ सिलेबस का डिफरेंस होता है। सो मेंस के लिए आपको क्या करना है, मेंस के लिए जब आप जीएस की तैयारी करते हैं तो आपको एक माइंड में ये अप्रोच लेकर चलना है कि मुझे इसके आंसर्स फॉर्म करने हैं, मुझे उन क्वेश्चंस को एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, एक सब्जेक्टिव मैनर में लिखना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले आप जो बुक लिस्ट है, आपकी जो रिसोर्सेज है, आप उसको पहले चैनलाइज करिए। आपको ये देखना है कि आप किस रिसोर्सेज के थ्रू पढ़ने जा रहे हैं, एंड मैंने जो ये रिसोर्सेज और बुक लिस्ट फॉलो करी है वो टॉपर्स के थ्रू ही करी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपाला मिश्रा मैम को बहुत सुना था, उनके रिसोर्सेज के बारे में सुना था, एंड मैंने द्विज गोयल सर को सुना है। उनके जो स्ट्रैटेजी रही है मैंने उसको देखा है, बिकॉज दे शेयर द सेम ऑप्शनल विथ मी। उनके भी ऑप्शनल थे, सेम थे विथ मी, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी, सो आई हर्ड देम अ लॉट। तो उनके जो स्ट्रैटेजीज थे, गामनी सिंगला मैम के जो स्ट्रैटेजी थे, वो ही मैंने फॉलो करी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पॉलिटी से स्टार्ट करें, सो लक्ष्मीकांत हैज बीन माई बेस। लक्ष्मीकांत को मैंने बेस लिया था, एंड उसके बाद उसके मल्टीपल रिविजन्स किए थे, एंड उसमें आंसर कैसे फॉर्मेट करना है वो मैंने टॉपर आंसर कॉपी से देखे थे। टॉपर आंसर कॉपीज जब आप देखते हैं तो आपको एक पता चलता है कि आपके मेंस आंसर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और अगर आप कहीं कोई गलती कर रहे हैं तो हैव एन इंस्टीट्यूशन या कोई मेंटोर जिनके थ्रू आप अपने आंसर्स को चेक करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि आपको उस क्वेश्चन को डील कैसे करना है, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन इट कैन बी 1 or 2 लाइंस क्वेश्चन, बट आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से पार्ट्स या पोर्शन से क्वेश्चंस पुट अप करे गए हैं। आपको उसको डिकोड करना है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, मुझे किस पार्ट को पहले एड्रेस करना है। एक फॉर्मेट आपको पता चलेगा टॉपर आंसर राइटिंग कॉपी से। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन में पूछा हो
या ना भी पूछा हो, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स वे फॉरवर्ड के लिखें हर मेंस आंसर में, क्योंकि यूपीएससी इज एन एग्जामिनेशन जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के लिए तैयार कर रहा है. दे आर फाइंडिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स ब्यूरोक्रेट्स जो कि आपकी सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं. मे बी इट एनी फील्ड, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, एनी फील्ड, बट यू आर देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम दिस कंट्री और दिस सोसाइटी इज फेसिंग. सो जब आप वे फॉरवर्ड लिखते हैं तो ये आपके जो एग्जामिनर हैं उनके माइंड में एक पॉइंट बहुत क्लियर जाता है दैट दिस पर्सन इज सीइंग अ फ्यूचर. राइट, आप एक फ्यूचर ओरिएंटेड इंसान हैं, आप एक सोल्यूशन ओरिएंटेड एग्जाम है. यूपीएससी नीड्स प्रॉब्लम सॉल्वर्स, राइट. सो यू हैव टू गिव अ वे फॉरवर्ड. और उसको एनरिच करने के लिए जो मटेरियल्स मैंने यूज करे थे, दे वर मेंस 365, माय क्लास नोट्स, एंड आल्सो द गाइडेंस ऑफ माय मेंटर्स. राइट, सो पॉलिटी के लिए ये था. देन टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस, गवर्नेंस में मैंने जी राजपूत सर की क्लासेस करी थी. जी राजपूत सर की क्लासेस बहुत ही एक ओरिएंटेड मैनर में चलती है. स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक 1 टू टॉपिक लास्ट, सर की एक बुकलेट भी रिलीज होती है विच इज वेरी एनरिचिंग. तो गवर्नेंस के लिए मैंने जी राजपूत सर को फॉलो करा था. इंडियन सोसाइटी के लिए मैंने दीपांशु सिंह सर को फॉलो करा था. उनका यूट्यूब चैनल एंड वो जो पहले प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते थे एंड नाउ ही हैज हिज ओन यूट्यूब चैनल फ्रॉम वेयर ही इज टीचिंग. तो मैंने उनको फॉलो करा था, उनके क्लास नोट्स को फॉलो करा था. एंड क्लास नोट्स से एक फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपको लिखना क्या है. जिस तरीके से आप क्लास नोट्स लिखेंगे उसी तरीके से आप अपने आंसर्स लिखेंगे. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट्स. तो अपने नोट्स होना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो इन सोर्सेज को आप फॉलो करिए. फिर ज्योग्राफी की बात अगर करें तो ज्योग्राफी के लिए वेरी लिमिटेड रिसोर्स, क्योंकि अगर आप लिमिटेड चीज से आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, बिकॉज ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी. राइट, तो ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th एंड 12th एनसीईआरटी पढ़ी थी एंड उसी से मैंने मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश की थी. और जो दूसरे आपके पास करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आते हैं ज्योग्राफी में, वो आप यूट्यूब स्निपेट से कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दीपांशु सर का चैनल है एंड देर इज अ चैनल कॉल्ड एट स्लीपी क्लासेस. तो वहाँ पे क्या होता है कि एक टॉपिक के आई थिंक 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स के वीडियो आते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एल नीनो और ला नीना, राइट. सो दे गिव अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज. तो उससे आपको आइडिया लग जाता है, छोटे से कम टाइम में आप उसका मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं. राइट, देन टॉकिंग अबाउट एथिक्स. नाउ लेट मी टेल यू वेरी लाइक एक गेम चेंजर पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये 3 चीज़ें जो होती हैं आपके मेंस में, एसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल, दीज 3 थिंग्स आर योर मेन वेपन जो आपको एक एज देते हैं टू सिक्योर हायर रैंक और टू सिक्योर हायर मार्क्स. क्योंकि जीएस में आपके ऑलमोस्ट सिमिलर मार्क्स रहते हैं टॉपर्स के एंड बिलो देम ऑल्सो ऑल द रैंकर्स, राइट. दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर मार्क्स, बट जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो होता है एसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल. तो पहले हम एथिक्स पे बात कर लेते हैं. एथिक्स के लिए मैंने जी राजपूत सर की क्लासेस करी थी. वो क्लासेस में सर का जो फॉर्मेट था पढ़ाने का, वो उसका जो बेस्ट पार्ट था, वो बेस्ट पार्ट ये था कि सर हमें उस टाइम फ्रेम में हमें केस स्टडी सॉल्व करने के लिए कहते थे. एंड उस टाइम फ्रेम में हमें मैक्सिमम ऑफ द स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना होता था फॉर केस स्टडीज. तो उससे ये होता है कि केस स्टडीज बहुत ज़्यादा यूपीएससी पूछता है, अराउंड लाइक दे हैव लॉट ऑफ वेटेज टू केस स्टडीज एंड वो बहुत लेंदी होती है. बट अगर आपकी केस स्टडी सॉल्व करने की प्रैक्टिस बन जाएगी, सो आप पेपर 4 को यानी GS4 एथिक्स को आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे. क्योंकि पेपर सॉल्व करना बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है आपके जीएस के मार्क्स में, मेंस में, राइट. बिकॉज अगर आप क्वेश्चंस को छोड़ देंगे या आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे तो आप उन मार्जिन से आप रह जाएंगे, राइट. सो इट इज बेटर दैट यू कंप्लीट अ पेपर ऑन टाइम. सो केस स्टडीज को हमने वहाँ पे क्लास में ही हम टाइम फ्रेम में सॉल्व करते थे. एंड सर की बुकलेट आती है एथिक्स की, सो वहाँ से बहुत ही अच्छे वर्ड्स, वोकैबुलरीज हमें मिलती हैं जो हम उसको यूज कर सकते हैं. एंड एथिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट यू नो अबाउट द सोसाइटी. एथिक्स आप किसी बुक को पढ़ के या किसी नोवेल को पढ़ के आप एथिक्स नहीं सीख सकते. एथिक्स शुड कम फ्रॉम विद इन, कि आप सोसाइटी को कैसे फ्रेम करते हैं, आपके सामने जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके लिए कैसी हैं.
जैसे अभी मैंने अपने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में बोला था कि परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क, दीज आर द वर्ड्स दैट यू कैन यूज इन एथिक्स ऑल्सो, राइट? सो आप इनको बार बार रिपीट करिए, अपने जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी क्लास नोट्स हैं, उनको बार बार आप रिपीट करिए एंड यू विल बी एबल टू डू दैट। नाउ जीएस थ्री बहुत ही एक चैलेंजिंग पोर्शन होता है लोगों के लिए, जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स के मेजर क्वेश्चंस आते हैं। सो उसके लिए आपके प्रीलिम्स एंड मेंस की रिसोर्सेज सेम ही रहेगी, क्योंकि environment and science and technology are same for prelims as well as in mains, बट आपका जो लिखने का तरीका हो जाता है वो मेंस में डिफर करता है। नाउ जीएस 3 में जो एक अलग हटके चीज है वो है इकोनॉमिक्स। नाउ इकोनॉमिक्स की अप्रोच प्रीलिम्स में एंड मेंस में इज इंटायरली डिफरेंट। जो आप प्रीलिम्स के लिए करते हैं वो आप मेंस में फॉलो नहीं कर सकते। आपके रिसोर्सेज सेम रह सकते हैं, बट योर अप्रोच शुड बी डिफरेंट। नाउ व्हाट शुड बी द अप्रोच इन मेंस इकोनॉमिक्स? मेंस में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स बेस्ड, एंड ऑल्सो जो आपके डे टू डे आपकी कंट्री में चल रहा है या डे टू डे जो स्कीम्स आ रही हैं उनके बारे में मेंस का जो पेपर होता है आपका जीएस 3 इकोनॉमिक्स में वो ओरिएंटेड होता है। सो उसके लिए आप क्या नया कर सकते हैं? मैंने एट साथी प्लेटफॉर्म से मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करा था, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स थे। हमें वैल्यू एडेड मटेरियल्स भी मिलते थे, हमें वहाँ पे नोट्स भी मिलते थे, क्लास नोट्स मिलते थे। सो वो बहुत ही एनरिचिंग मटेरियल था। सो मैंने अपना जो बेस था इकोनॉमी का मेंस के लिए वो मैंने वहाँ से तैयार करा था, एंड करंट अफेयर्स के लिए मैंने मेंस 365 को फॉलो करा था इकोनॉमिक्स की। सो आई थिंक मेंस 365 एक बहुत ही अच्छा तरीका है जहाँ से आप अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू एडिशन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप क्या अलग लिख रहे हैं, क्या नया लिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है रादर देन बाकी सब क्या लिख रहे हैं। बिकॉज आपके पास एग्जामिनर के पास मोर देन 14,000 कॉपीज आती हैं, एंड आउट ऑफ दोज 14,000 स्टूडेंट्स कोई भी अपने आईक्यू लेवल पे डिफरेंट नहीं होता है, बट व्हाट डिफर्स इज अपनी स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा वैल्यू एडिशन करेंगे न्यूज़पेपर से, मेंस 365 या किसी भी करंट अफेयर्स की आपकी मटेरियल से, सो आई थिंक ये आपके लिए गेम चेंजर होगा एंड यू विल स्टैंड आउट आउट ऑफ द रेस्ट, राइट? जो लोग सब लिख रहे हैं आप उससे थोड़ा सा अलग लिखेंगे। नाउ जीएस मेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर हम एसेस पर आते हैं। नाउ ऐसे के लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी लोग पूछते हैं कि क्या ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं और आपने जैसे मैंने बोला एथिक्स और ऑप्शनल में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सो यू हैव हायर चांस टू बीइंग इनटू द लिस्ट, राइट? सो ऐसे के लिए आप क्या कर सकते हैं? लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि जो थीम होती है लाइक एजुकेशन, एनवायरनमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी और एनी ऑफ द फिलोसफिकल एसेज, राइट? आप उनका थीम पिक करिए। आप पिछले 5 ईयर्स, 6 ईयर्स या 7 ईयर्स इतना इनफ होता है, उसके लिए 10 से 15 साल पीछे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे में आप 5 to 6 ईयर्स पीछे जाइए, क्वेश्चंस को उठाइए, वहाँ से थीम पिक करिए कि ओके एजुकेशन की थीम ज़्यादा पूछ रहे हैं, या विमेन ओरिएंटेड एसेज आ रहा है, या न्यू टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो मुझे उसको कैसे डील करना है। नाउ ऐसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। अगर आप थिंकिंग में आपकी क्लैरिटी है, सो आई थिंक वो आपके राइटिंग में भी आएगी, क्योंकि आपको ये सोचना है कि मुझे ऐसे की शुरुआत कैसे करनी है। बिकॉज अगर आपकी बिगिनिंग इंटरेस्टिंग होगी, सो दैट एग्जामिनर वो उनको इंटरेस्ट आएगा आपके ऐसे को रीड करने में। अगर आपकी एंडिंग इंटरेस्टिंग है, सो अगर मेन बॉडी में आप थोड़ा बहुत भी अगर कोई चांस है आपने इधर उधर कुछ भी मिस्टेक कर दी हो, बट इफ यू आर राइटिंग द इंट्रोडक्शन एंड द एंडिंग ऑफ द एसे वेल, आपके हायर चांसेस हैं टू स्कोर गुड। लाइक फॉर दिस ईयर मेरे 120 मार्क्स है ऐसे में। सो आई थिंक ये उसी की वजह से है कि मैंने थीम को पिक करा था, एंड उसके बाद लॉट ऑफ प्रैक्टिस। प्रीलिम्स के बाद ऑलमोस्ट हर दिन एक ऐसे लिखने की एक प्रैक्टिस करिए। स्टार्टिंग में 200 to 300 वर्ड्स का लिखिए, अगर आप नए हैं ऐसे लिखने में या आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। सो स्टार्ट विद स्मॉल, लाइक एक पैराग्राफ की तरह लिखिए। और एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है इसके लिए कि जो आप एडिटोरियल पढ़ते हैं न्यूज़पेपर से, या अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, सो लेट्स से कि अगर आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, अपने जीएस पेपर का कुछ पढ़ रहे हैं, सो राइट
दी समरी ऑफ इट, कि आपने उससे क्या समझा है. सो इस तरीके से आप ऐसे को शुरुआत कर सकते हैं, राइट. देन टॉकिंग अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स, कि मेंस के आंसर को कैसे फॉर्म करें. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर, जैसा मैंने आपसे बोला, कि वो 14 to 15,000 कॉपीज चेक कर रहे हैं. अब दे ऑल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड कि सब वही लिख रहे हैं, सब लोग वही लिख रहे हैं, वही इंट्रोडक्शन है, वही मेन बॉडी है, वही कंक्लूजन है. आप उसमें कैसे डिफरेंस ला सकते हैं, वो ये है कि क्वेश्चंस को जितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उतना करिए. उन क्वेश्चंस को जब आप डिवाइड करेंगे, सो आपके पास लिखने का स्कोप बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉर्मल से एजुकेशन के बारे में पूछा गया है, लेट्स से कोई एक स्कीम पूछी गई है, सो डोंट लिमिट योर सेल्फ इन दैट स्कीम ओनली, कि आप उस स्कीम के ही बारे में बता रहे हैं. एग्जामिनर नोज व्हाट द स्कीम इज, एवरीबडी नो व्हाट द स्कीम इज. आपको उस स्कीम में क्या लिखना है, कि आप इस स्कीम को आप कैसे सोसाइटी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, लेट्स से पंचायत लेवल पे, आप उसको कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं. आप पंचायत लेवल पे जाकर कैसे लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं इस स्कीम के थ्रू. लाइक टॉकिंग अबाउट आशा वर्कर्स, टॉकिंग अबाउट आंगनवाड़ी वर्कर्स, राइट. आप इनको अपने आंसर्स में जरूर मेंशन करिए. आप पहले देखिए कि उसमें नीड है कि नहीं, एंड अगर नीड है तो डेफिनेटली आप उसको मेंशन कर सकते हैं. फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन के बाद आप जो मेन बॉडी लिखते हैं, ट्राई टू राइट देम इन पॉइंट्स. आप उन पे सब हेडिंग्स दीजिए. जब आप सब हेडिंग्स देंगे तो एग्जामिनर को ये क्लियर होगा कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप कितना इजीली इन क्वेश्चंस को हमारे लिए इजी बना रहे हैं चेक करने के लिए, कि राइट, इनके थॉट क्लियर है, इनको क्वेश्चन समझ में आ गया है, एंड नाउ शी और ही इज प्रोवाइडिंग द आंसर फॉर इट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. देन जो मैंने बोला, वे फॉरवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. पूछा गया है तो 4 से 5 पॉइंट लिखिए, और अगर नहीं लिखा गया है फिर भी आप अपनी तरफ से 2 पॉइंट जरूर मेंशन कर कर आइए कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है. इससे आपका एनालिटिकल थिंकिंग पता चलती है. एंड एट द एंड, हाउ यू आर फिनिशिंग योर आंसर. जो आपका आंसर फिनिश होना चाहिए वो एक न्यू बिगिनिंग, या आपका जो प्रेजेंट माइंड है या प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर खत्म होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एनी टेक्नोलॉजी, लेट्स से साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है, सो यू कैन एंड योर आंसर विथ समथिंग लाइक क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, या बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल्स, लाइक दैट. ओके, ये जो नए नए आपके पास पॉइंट्स आते हैं, टेक्नोलॉजी आती है, आप उनको मेंशन करिए, राइट, एट द एंड ऑफ योर आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर राइटिंग के टाइम पर मल्टी डायमेंशनल कैसे सोचना है. मैंने इसका आंसर आपको दिया कि आप क्वेश्चंस को जितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, जितने पार्ट में उसको आप ब्रेक डाउन करेंगे, आप उसको उतना बेटर तरीके से आंसर कर पाएंगे, राइट. देन यूपीएससी में पीवाईक्यू पेपर कितने इंपॉर्टेंट है. आई वुड से पहली चीज जो आपको लर्न करनी है वो सिलेबस होता है, राइट. यूपीएससी का सिलेबस आपको जितना अच्छे तरीके से याद होगा, आपकी अप्रोच उतनी अच्छी तरीके से होगी. सो उसके लिए जब आपको सिलेबस क्लियर है तो आपको पीवाईक्यूज उठाने हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक तरीके से एक एक डायरेक्शन है आपका. इट इज लाइक अ मैप. जैसे हम ज्योग्राफी में मैप पढ़ते हैं, सो यूपीएससी की जर्नी में आपके लिए जो पीवाईक्यूज हैं, दे आर नॉट लेस देन अ मैप. ये आपको एक डायरेक्शन देते हैं. दे आर लाइक अ मैग्नेट, कि अब आपको कहाँ जाना है, अब आपको कहाँ नहीं जाना है. क्योंकि यूपीएससी में जैसे बोला जाता है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज आस्क. वो ये वही कहते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि पीवाईक्यूज की वैल्यू क्या है. जब आप पीवाईक्यूज की वैल्यू को समझ लेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, या किस थीम पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या किस पार्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट. इग्नोर, ऑल्दो इट इज अ वेरी बिग वर्ड, बट आई एम सेइंग दिस, जिनके पास कम टाइम रहता है प्रिपेयर करने के लिए, उनके लिए तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. दैट इज पीवाईक्यूज. जो लोग जॉब में होते हैं, या जो लोग किसी भी अदर प्रोफेशन में होते हैं, या उनकी पर्सनल लाइफ उनको अलाउ नहीं कर रही होती है, सो आई थिंक पीवाईक्यूज इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर देम, फॉर दिस क्योर, राइट. तो पीवाईक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो आई थिंक 10 to 12 years के जीएस पेपर्स आप पीवाईक्यूज लगाइए, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस ऑल्सो. एंड जब आप ऐसे को देख रहे हैं तो 5 years इज मोर देन इनफ, राइट. एंड देन
टॉकिंग अबाउट द प्रीलिम्स नाउ, आई थिंक इट इज़ द राइट टाइम कि हम जब मेंस को समझ चुके हैं तो हम प्रीलिम्स पे थोड़ा आ जाते हैं। प्रीलिम्स अब इज़ ऑल्सो राइट इन द कॉर्नर, आई थिंक 16th ऑफ जून को प्रीलिम्स है फॉर 2024। एंड आप में से कई लोग होंगे जो इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या अपीयर करने जा रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट। आप जो कर रहे हैं वो बेस्ट है फॉर राइट नाउ। ओके, डोंट चेंज योर रिसोर्सेज, डोंट चेंज एनीथिंग। अगर मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ पर ऐसा बोल दिया जो आपकी रिसोर्सेज में अभी शामिल नहीं है, तो आप सोचे कि अरे अभी मेरे पास 1 मंथ है, मैम ने ये बोला है तो मैं इस रिसोर्स को थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ। प्लीज डोंट डू दैट, व्हाट यू आर डूइंग इज करेक्ट। ओके, नाउ प्रीलिम्स के लिए जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो मेंस से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि मेंस में आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, क्योंकि आपको आंसर्स लिखने हैं। सो मेंस की जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी एंड यू आर मेंस रेडी, देन यू कैन डू प्रीलिम्स वेरी वेल, क्योंकि प्रीलिम्स में आपके पास ऑप्शंस होते हैं टू चूज अमंग दोज 4 ऑप्शंस। एंड नाउ यू विल से कि मैम क्वेश्चंस का तो फॉर्मेट ही बदल गया है, नाउ दे आर आस्किंग ओनली 2 ऑप्शंस ऑफ द अबव और ओनली 3 लाइक दैट। अब ऐसा आ रहा है 1 2 3 4 बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, तो उसमें क्या करें? सो दिस इज व्हाट आई सेड कि हम मेंस इसीलिए पहले तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से प्रीलिम्स आ रहा है इट इज मोर एनालिटिकल। अब आप हिट एंड ट्राई मेथड से उसको सॉल्व नहीं कर सकते जैसे हम पहले करते आते थे। तो मेरे लिए जो हर्डल बना था प्रीलिम, आई थिंक उसमें मेरी बहुत सारी गलतियां थी। पहली गलती ये थी कि आई वाज नॉट मेंस रेडी। मुझे पहले मेंस की तैयारी करनी चाहिए थी। मैं मेंस के लिए कभी पढ़ा, कभी नहीं किया, कभी इज़ लाइक नहीं प्रीलिम्स मेरे लिए मेन हर्डल है, तो प्रीलिम्स, प्रीलिम्स, प्रीलिम्स। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। प्रीलिम्स में आपको क्या करना है, प्रीलिम्स में जो आपका मेन रोल होता है वो होता है मल्टीपल रिविजन्स का। रिसोर्सेज़ आपकी ऑलमोस्ट सेम रहती है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटीज़, इकोनॉमिक्स के लिए 9th एंड 10th की एनसीईआरटीज़। एंड मैंने परचम क्लासेस की वीडियोस करी थी फॉर द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड ऑल्सो मेरे पास जो क्लास नोट्स थे उसके थ्रू मैंने इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर करा था। सो उसके बाद में आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, नथिंग मोर देन दैट। एंड एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए 9th एंड 10th की एनसीईआरटीज। एंड प्लीज न्यू लेना है कि ओल्ड लेना है, इसके लिए डोंट रन। जो भी आपको किताब मिल जाती है, चाहे वो ओल्ड एनसीईआरटी मिलती है, चाहे वो न्यू एनसीईआरटी मिलती है, आपका उसको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, राइट? कितनी बार पढ़ते हैं वो ज़रूरी है। सो मैंने हिस्ट्री के लिए करा था। एंड दूसरी मेरे जो ब्रदर हैं उन्होंने अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, सो आई हैड द एक्सेस टू दैट प्लेटफॉर्म। तो वहाँ के जो क्लास नोट्स अवेलेबल होते हैं दे आर वेरी गुड फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, तो मैंने उनको फॉलो करा था। एंड फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड साइंस का है। आई हैव डन माई 11th एंड 12th फ्रॉम साइंस एंड ऑल्सो बीएससी इन जूलॉजी एंड बॉटनी। तो मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की कोशिश नहीं करनी पड़ी थी। वॉट आई डिड वॉज आई वॉज ओनली डिपेंडेंट ऑन PT365 फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसका मैंने 5 to 6 टाइम्स रिविजन करा था, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो आपके क्वेश्चंस आजकल देखने को मिल रहे हैं, यूपीएससी इज ऑलवेज अबाउट समथिंग न्यू। इट इज ऑलवेज अबाउट कि क्या इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी आ रही है। जैसे चंद्रयान 3, हमारे मेंस में चंद्रयान के ऊपर क्वेश्चन आया था। सो आई थिंक उस टाइम पे सभी प्रिपेयर थे कि इस पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है। फिर उस टाइम पे जब आप देखें कि प्रीलिम्स जून या जुलाई या मई, इन 3 मंथ्स में प्रोबेबली होता है। सो उस टाइम पे मलेरिया एंड डेंगू आउटब्रेक बहुत होता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन जैसे हमें इस बार देखने को मिला था ऑन वुम्बाचिया ट्रीटमेंट, राइट? सो आई वाज ओनली प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये हमारे बेसिक बुक्स में नहीं होता है, ये एनसीईआरटी में भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये किसी भी साइंस की फैकल्टी आप चाहे कॉलेज में हो चाहे स्कूल में हो, ये आपको नहीं मिलेगा। व्हाट यू कैन गेट थ्रू इज PT365। सो मैंने PT365 को अपना सोल रिसोर्स बनाया था फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड देन टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट, नाउ एनवायरमेंट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन मेंस एज वेल एज इन प्रीलिम्स। एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की मैंने बहुत ही सेलेक्टिव पोर्शंस पढ़े थे, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम पेज 1 टू पेज लास्ट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीट। एंड अगर आप इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ शंकर आईएएस को पेज टू पेज पढ़ते रहेंगे, सो आई थिंक थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है। फिर बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें को ध्यान देना है। लेकिन इन्वायरमेंट के लिए मैंने फोरम आईएएस को रेफर करा था। उनका जो एक वेबसाइट है, आप जाइए, इट्स अ फ्री वेबसाइट, यू डोंट हैव टू एनरोल इन दैट। तो फोरम आईएएस का जो पेज है
आप वहाँ से कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हैं एनवायरनमेंट के, करंट अफेयर्स दैट इज़ पीटी 365 फॉर एनवायरनमेंट, उसका मल्टीपल रिविजन्स करिए। एंड जो शंकर आईएएस में जहाँ पर एक्ट्स दिए होते हैं और जो एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है जहाँ पे आपका फूड वेब एंड फूड चेन बनी होती है, तो जो उसके जो टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उसको ब्रश अप करिए। आई थिंक इट विल बी ईजी फॉर यू। एंड प्रीलिम्स का जो एक शॉर्टेस्ट आई वुड से कि जो आपको मैक्सिमम मार्क्स, ऑल्दो इट इज़ अ क्वालिफाइंग पेपर, बट बिकॉज इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि व्हाट यू कैन डू इट इन शॉर्टेस्ट टाइम, कि आप 3 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। दैट इज़ इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड पॉलिटी। अगर आपका ये 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक प्रीलिम्स आपके लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा, बिकॉज़ हिस्ट्री नाउअडेज़ क्वेश्चंस आर लिटिल अनकन्वेंशनल। उसके रिसोर्सेज़ या सोर्सेज़ कहाँ से हैं, ये तो ख़ैर किसी को नहीं पता है। बट अगर आप जितना हिस्ट्री के पीछे भागेंगे कि मैं सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री के सॉल्व कर लूँगा या कर लूँगी, सो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। कम रिसोर्सेज़ पढ़िए बट मैक्सिमम टाइम रिविज़न करिए। सो आई वुड से कि जो रिवीजन का आपका तरीका होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि आप कम टाइम पे मैक्सिमम रिवाइज कर सकें। आई वुड लाइक टू टेल हियर डॉक्टर शिवन चौधरी, जो हमारे मेंटोर थे इन एचआरटी प्लेटफॉर्म। सो उन्होंने एक रिवीजन का तरीका बताया था, दैट इज रिवर्स इंजीनियरिंग। आप क्या कर सकते हैं, अपनी बुक पे आप इंडेक्स खोलिए, कोई भी, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, चाहे वो आपकी एनसीईआरटीज़ हो, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट, आप इंडेक्स को खोलिए, आप इंडेक्स को हाइड करते जाइए। पिक अप अ टॉपिक, ओके, लेट्स से फंडामेंटल राइट्स। आपने फंडामेंटल राइट्स उठा लिया, या लेट्स से आपने डीपीएसपी को पिक कर लिया। ट्राई टू हाइड दोज इंडेक्स एंड ट्राई टू रिकॉल आपने पढ़ा क्या था इसके अंदर, कौन कौन से आर्टिकल्स थे, कौन कौन से कुछ यूनिक पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। सो वहां से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है, या कौन से पोर्शन पे आपको एक बार और रीडिंग करने की जरूरत है। सो इस रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू आप रिविजन को बेटर तरीके से कर पाएंगे। सो आई थिंक दिस इज द की फॉर योर रिविजन। मल्टीपल रिविजन, लाइक लिमिटेड रिसोर्सेज, मल्टीपल रिविजन। आपकी रिसोर्सेज जब कम रहेंगी तभी आप रिवाइज बेटर तरीके से कर पाएंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द एग्जाम, जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं, उस हॉल में बैठे होते हैं, ये मैटर नहीं करता कि आपने 14 आवर्स प्रिपेयर करा है या जस्ट 8 आवर्स प्रिपेयर करा है। वहां पे ये मैटर करता है कि आपको याद आ रहा है या नहीं। एंड याद तभी आएगा जब आप अच्छे से रिविजन करेंगे। ओके, सो इसके लिए आपको रिविजन इज मस्ट। आप हर 15 डेज आप टारगेट बनाइए कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा है, मैं हर 15 डेज पे रिवाइज करूंगा। फिर उसके बाद जब आपके पास टाइम कम रह जाता है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास हार्डली 1 और 1.5 मंथ्स हैं आपके हाथ में, टाइम इज वेरी लेस। सो व्हाट यू कैन डू इज रिवाइज द मैक्सिमम यू कैन। रिविजन की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। आपने जो भी अभी तक पढ़ लिया है, सेटिस्फाई हो जाइए कि मैंने इतना पढ़ लिया है, इतना इनफ है, अब मुझे रिविजन करना है। दिस टाइम आपका 70% रिविजन होना चाहिए एंड 30% आपका कंटेंट रीडिंग होनी चाहिए, बिकॉज रिविजन विल हेल्प यू इन गेनिंग दोज मार्क्स, राइट? Now, talking about prelims and means, now come to the very interesting thing, that is the personality test. Now, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को 3 फॉर्मेट में रखा है, आई थिंक इसीलिए गया है बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर गुड ब्यूरोक्रेट्स, राइट? डिफरेंट फील्ड में हमको वो बेचते हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, इंडियन फॉरेन सर्विसेज हो, रेवेन्यू सर्विसेज हो, रेलवेज हो। They want to see what kind of person you are. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी अप्रोच लाइफ को लेकर क्या है, आपकी अप्रोच सोसाइटी को लेकर क्या है। आई थिंक इसीलिए 3 फॉर्मेट या 3 स्टेजेस रखे गए हैं। प्रीलिम्स पे वो आपको देखते हैं कि आप कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं। मेंस में वो देखते हैं कि आप प्रॉब्लम को किस तरीके से एनालाइज या कॉम्प्रीहेंड करते हैं, राइट? फिर उसके बाद में आप पर्सनालिटी टेस्ट, दे वांट टू मीट इन पर्सन, कि जो इतना स्टेज क्लियर कर कर आए हैं, दे हैव गिवन द टफेस्ट प्रीलिम्स, दे हैव गिवन द टफ मेंस, आई वांट टू मीट दोज पीपल। पर्सनालिटी टेस्ट को आपको इसी तरीके से लेना है कि पर्सनालिटी टेस्ट, जो वहाँ पे इतनी हायर अथॉरिटीज बैठे हैं, आपके चेयरमैन बैठे हैं, दे वांट टू मीट यू, दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू नो आप कैसे हैं। सो आई थिंक पर्सनालिटी टेस्ट इसी तरीके से होता है। सो सेम वॉज फॉर मी ऑल्सो, एंड मेरा बीबी स्वाइन सर का बोर्ड था। माई इंटरव्यू वॉज ऑन 16 February, एंड मुझे उस
उस मोमेंट पे आई थिंक हफ्ता भर पहले से तो नींद आना बंद हो गई थी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस। नींद आना बंद हो गई थी कि पता नहीं मैं कैसे फेस करूँगी, मेरे इतने मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो गए हैं। उनके माइंड में क्या होगा मुझे लेकर, वेदर दे विल बी हैप्पी विद मी और नॉट, उनके कोई प्रेजुडिस तो नहीं है उनके माइंड में। सो बट एज सून एज आई रीच द यूपीएससी भवन, पहली बात तो वो ड्रीम होता है सबका, राइट? आई थिंक जो यहाँ पर सुन रहे हैं दे विल ऑल्सो रियलाइज कि हाँ वो ड्रीम है। आप जब वहाँ पे फोटो क्लिक कराते हैं, यू पोस्ट योर पिक्चर्स, वहीं पे ऐसा लगता है कि आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग, राइट? सो वहां पर भी पहुंचे तो तब तक नर्वसनेस थी। फिर उसके बाद में पहली बात तो इंटरव्यू की तैयारी बहुत इंटरेस्टिंग है। तैयारी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप इन पर्सन किसी से मिलने जा रहे हैं। आप इंटरव्यू की तरह मत लीजिए। पहली बात, आप ये देखने जाइए कि आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं एंड वहां पर आपको जो ब्यूरोक्रेट आपको बना रहे हैं वो अपॉइंट करने के लिए बैठे हैं, राइट? सो इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी है। एंड आप ड्रेस अपने डिसाइड करते हैं कि मैं क्या पहनूंगी। स्पेशली फॉर गर्ल्स आई थिंक दे आर मोर इंटरेस्टेड कि इंटरव्यू पे जाना है, आई हैव टू लुक माई बेस्ट। एंड सेम फॉर बॉयज, राइट? पूरी ग्रूमिंग हम करते हैं, अपने ड्रेस सेलेक्ट करते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चूज करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले ड्रेस कोड आपका, it should be simple. Okay, you don't have to do anything extra, right? क्योंकि आप, जैसा मैंने हमेशा से बोला है, ब्यूरोक्रेट, एडमिनिस्ट्रेटर, मैं एक आईएएस हूँ, मैं एक आईपीएस हूँ, या जो भी आपका ड्रीम है, आपको उस तरीके से सोच के वहां पर जाना है कि अगर मैं एज एन आईएएस कहीं जा रही हूँ, सो हाउ डू आई हैव टू लुक। या आप लाइक इफ यू आर अ मेल देन यू लाइक मैं एक आईएएस हूँ, राइट? मैं एक सोसाइटी को फेस कर रहा हूँ। सो उनके दिमाग में कैसा इंप्रेशन आना चाहिए कि यार हाँ, he is something or she is something, right? आपकी personality should show from your dress code. So keep it very simple, light, and don't do anything extra. आपके hair, like the grooming should be perfect. Okay, so this was about the dress code and everything. Now the interview day. सो जैसा मैंने बोला कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन खुद में ही आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। क्योंकि एक चीज होती है डैफ, दैट इज डिटेल एनालिटिक फॉर्म। लाइक ये जो आपका डैफ होता है, इट इज अबाउट योर, इट्स लाइक योर बायोडेटा। वहां पर वो जानना चाहते हैं कि जो इंसान हमारे पास आ रहा है बात करने के लिए, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस है, वो कहाँ पे रहते हैं, उनका वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो कैसा है, एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा रहा है, हॉबीज क्या क्या है। सो आई थिंक यूपीएससी की जर्नी में हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, राइट? हमें ऐसा लगता है कि सोसाइटी से अलग रहना है एंड हमें किसी से बात नहीं करनी है, हमें बहुत ही प्राइवेट एक पर्सनल लाइफ को जीना है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ओके, यू हैव टू कीप इवॉल्विंग क्योंकि आपको इंटरव्यू फेस करना है। एंड इंटरव्यू आप तभी फेस कर पाएंगे जब आप अपने आसपास के लोगों को अच्छी तरीके से फेस कर रहे हैं। ओके, सो क्या होता है कि जो आप डैफ फिल करते हैं उसमें आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हॉबीज। ना हॉबीज दिया ही इसलिए है ये जानने के लिए कि कहीं आप इस यूपीएससी की जर्नी में कहीं खो तो नहीं गए हैं। यू शुड इवॉल्व योर सेल्फ। जब आप पढ़ते हैं, जब आप आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, सो इट शुड अफेक्ट योर पर्सनैलिटी। एवरी डे आपको ये स्ट्राइव करना है कि मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, मुझे मेरी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। सो आई थिंक अगर आप एक हॉबी को चूज कर लेते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, हो सकता है स्कूल के टाइम से ही आपकी कोई हॉबी हो, या आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आपको बास्केटबॉल फुटबॉल में इंटरेस्ट है, डांस, म्यूजिक, गार्डनिंग, एनीथिंग एनीथिंग। एंड यूपीएससी डजंट से पिक आउट ऑफ दीज, इट सेज जो भी आपकी हॉबी है आप इसमें डालिए, वो ऑप्शंस नहीं देते। सो इट इज द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट यूपीएससी एंड देयर इंटरव्यू प्रोसेस कि आप कैसे हो, आपको ट्रांसपेरेंट होके वहां पर बताना है, राइट? सो डैफ शुड बी योर मेन सिलेबस फॉर पर्सनालिटी टेस्ट एंड करंट अफेयर्स। इसके बाहर आपको कुछ तैयार नहीं करना। वो आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि जीएस को आपने कैसे प्रिपेयर करा था, अच्छा ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन मुझे बताइए, हिस्ट्री का ये क्वेश्चन मुझे बताइए, अनटिल एंड अनलेस आपका ऑप्शनल कुछ हो। अपने ऑप्शनल को, डैफ को और अपनी हॉबीज जो भी हैं आपकी, करंट अफेयर्स, राइट, ये 3-4 पोर्शन को अगर आप तैयार कर लेते हैं, सो आपका इंटरव्यू विल बी वेरी गुड, राइट? सो जब मेरा जिस दिन इंटरव्यू था, so it was on Friday, first phase का last day था, and I was the first candidate to enter. So वो एक अलग लेवल की एंजाइटी थी मेरे माइंड में कि आई एम द फर्स्ट कैंडिडेट टू गो इनसाइड, एंड मेरा पहला इंटरव्यू है, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। बट एज सून एज आई एंटर्ड इनटू द रूम, मेरे दिमाग में बस एक चीज आई थी कि
आई हैव टू मेक दिस डे काउंट. ये मेरा दिन है, nobody can steal this from me, I have earned this. आउट ऑफ ऑल दीज 5-6 years मैंने ये अपने लिए ये दिन को लाइक आई हैव अर्न दिस, राइट? सो ये जब आपके पास थॉट आता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप हो जाता है. इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इट इज ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क. ओके, एक नॉर्मल सी आप स्माइल रखिए. डोंट हैव टू स्माइल एक्स्ट्रा, यू डोंट हैव टू स्माइल लेस. नर्वस हो आप, एवरीबडी नो देयर, बट वहां पे आपको ये दिखाना नहीं है कि आप नर्वस हो. दे आर वेरी गुड पीपल, वेरी कॉर्डियल पीपल. वो आपको खुद ही कंफर्ट करा देते हैं कि आर यू फीलिंग कंफर्टेबल. दे इवन आस्क यू फॉर वाटर, दे इवन आस्क यू फॉर कॉफी. ऑल्दो लाइक जब वो देखते हैं उनको भी पता है, दे हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दीज स्टेजेस, राइट? सो आप अलग नहीं है, यू आर नॉट डिफरेंट. एवरीबडी नोज योर स्ट्रगल, एवरीबडी नो हाउ यू हैव रीच्ड हियर, राइट? सो इस तरीके से आप अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी अच्छी क्वालिटीज को वहां पर शो करेंगे, घबराएंगे नहीं. सो आई थिंक इंटरव्यू आपके लिए अच्छा ही होगा. ट्राई टू लिसन टू देम प्रॉपरली, ट्राई टू शो कि आप अच्छे लर्नर हैं. एंड जब आप ट्रेनिंग के लायक हैं, राइट, यू हैव टू शो कि यस, जब मुझे ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा तो मैं और थोड़ा सा आई विल बी ब्रश्ड अप, मैं और अच्छे तरीके से अपनी कंट्री को सर्व कर सकता हूँ. Now, the next question that I'm taking here is सर्विस प्रोफाइल की वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? आई थिंक एवरीबडी नोज दिस, राइट? सर्विस प्रोफाइल, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएं, पुलिस में जाएं, रेवेन्यू में जाएं, फॉरेन सर्विसेज में जाएं, आई थिंक जो आपकी ट्रेनिंग होती है फॉर दैट फाउंडेशन कोर्स, वहाँ पर आपको बहुत सारा ब्रीफ कर दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से अपने रोल को निभाना है. वहाँ पर बहुत ही लाइक लर्नेड लोग वहाँ पर आते हैं, दे टॉक अबाउट देयर वर्क एक्सपीरियंस, तो यू विल नो एवरीथिंग ओवर देयर. यदि नाउ दिस क्वेश्चन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फिर से यूपीएससी देने का मौका मिलेगा तो आप करना चाहेंगे कि नहीं? आई थिंक डेफिनेटली, क्योंकि माय ड्रीम सर्विस हैज बीन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राइट, आईएएस. सो आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू गिव अनदर अटेम्प्ट ऑफ माइन, बट अभी आई एम नॉट थिंकिंग मच ऑन इट बिकॉज आई थिंक इन कमिंग फ्यू डेज कि कैसे करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है अपनी. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गलतियां क्या करी हैं. सो नाउ मेरी जो सबसे पहली गलती थी वो ये थी कि आई वॉज रनिंग आफ्टर बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज. मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ूं या जो भी सब्जेक्ट पढ़ूं, मेरे पास उसकी बेस्ट रिसोर्सेज पॉसिबल होनी चाहिए. एंड आई यूज टू गेट कन्फ्यूज्ड अ लॉट. कई बार कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं होती थी. कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मेंस तो जब 3 महीना मिलेगा, आई विल डू इन दोज पीरियड ऑफ टाइम, पहले प्रीलिम्स कर लेते हैं, राइट? तो दीज वर माई मिस्टेक्स जो मैंने करी थी. रिविजन, नाउ अगेन आई एम हाईलाइटिंग, रिविजन बहुत कम था मेरे साइड से इन माई प्रीवियस अटेम्प्ट्स. मैंने रिविजन शायद उतना नहीं किया था जितना रिक्वायर्ड है. नाउ दिस टाइम आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर कि मेरा कंटेंट भले ही कम प्रिपेयर हुआ हो, बट मैं रिविजन मैक्सिमम पॉसिबल करूंगी. आई थिंक आई हैव रिवाइज मोर देन 5 to 6 times ईच सब्जेक्ट, और आई थिंक इतना बेयर मिनिमम है जो आपको करना है. करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स आती है, आई हैव रिवाइज देम 5 to 6 times each subject, science, let's say environment, everything. So revisions मैंने इस बार को अपना मेन टारगेट बनाकर रखा था कि कंटेंट कम होगा बट रिविजन मैक्सिमम होगा, बिकॉज दिस टाइम आई वाज मेंस रेडी. मुझे पता था कि मेरे पास मेंस का कंटेंट अच्छा है, मेरा ऑप्शनल तैयार है. तो now I have to only focus on revision to clear this time my prelims. Then टॉकिंग अबाउट सिलेबस एनालिसिस, तो सिलेबस को कैसे आपको एनालाइज करना है, इट इज आई थिंक वेरी इजी. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए. ओके, फॉर मेंस सबसे पहले, उसके बाद आप प्रीलिम्स का सिलेबस प्रिंट आउट कराइए. सिलेबस प्रीलिम्स में इट इज वेरी ब्रीफ, बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है, इसीलिए आप मेंस का सिलेबस को पहले आप पिक करिए. मेंस का जब आप सिलेबस पिक करेंगे तो उससे ये होगा कि आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बनती है. जब आप उन मैक्सिमम टॉपिक्स को देखेंगे, आप ये देखोगे कि यूपीएससी ने बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस को फ्रेम करके रखा है, राइट? बहुत ही अच्छे से पॉइंट्स बनाए हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर दे विल आस्क अबाउट दीज थिंग्स, ज्योग्राफी के अंदर दे विल आस्क अबाउट दीज थिंग्स. आप उसमें क्या करिए, जो मैंने भी करा था, कि आई यूज टू हाईलाइट द पॉइंट्स. मैं वहां पे कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेती थी. तो जब आप कीवर्ड को हाईलाइट करते हैं, सो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप उन चीजों को मिस कर जाएंगे. जब आप हाईलाइट नहीं करेंगे, जब आप उन कीवर्ड्स को नहीं चुनेंगे, तो आपके चांसेस है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मिस कर दो.
राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गेट अ प्रिंट आउट ऑफ योर सिलेबस। आप अपने डेस्क पे या लाइब्रेरी में, आप जहाँ पर भी पढ़ते हैं, आप उस सिलेबस को हमेशा अपने पास रखिए। अगर पॉसिबल हो तो स्टिक कर लीजिए ताकि वो हमेशा आपके पास हो। स्टिक आई वुड से कि करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है बिकॉज यू हैव टू टर्न द पेजेस एंड बाकी भी आप नोट्स वगैरह लगाते हैं। प्रिंट आउट करके आप हमेशा उसको अपने साथ कैरी करिए, राइट? सो दैट जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेट्स से GS1 पढ़ रहे हैं, सो सबसे पहले आपके पास बुक से भी पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस से क्या होता है कि आपको एक डायरेक्शन मिलती है, आप अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज कर पाते हैं कि मुझे किस डायरेक्शन पे मैक्सिमम फोकस अपना करना है। तो एज आई सेड, हाईलाइट करिए, फिर उसके बाद आप अपना कंटेंट पढ़ना चालू करिए, क्योंकि कंटेंट की कमी मार्केट में नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज। आप गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, या इवन मार्केट जब आप जाते हैं बुक्स की, राइट? तो आप देखेंगे कि हर कोचिंग ने अपने मार्केट में अपने रिसोर्सेज अवेलेबल करा रखे हैं। हर इंस्टीट्यूट ने फोटोकॉपीज, टॉपर्स नोट्स सबके अवेलेबल हैं। रिसोर्सेज की तो कमी ही नहीं है आपके पास। बट मैटर क्या करता है कि आपका सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी क्लियर है। जब आप अपनी सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेते हैं, तब आपको ये पता चलता है कि आपकी जो तैयारी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, सो दैट यू डोंट मिस ऑन एनी पॉइंट, राइट? तो सिलेबस को इस तरीके से प्रिपेयर करना है, प्रिंट आउट लीजिए, हाईलाइट करिए, एंड उसके बाद अपने कंटेंट को पढ़ के आप मैच करना चालू करिए। एंड मैंने हर एक सिलेबस के पॉइंटर्स के बाद में एक ड्रॉप बॉक्स बना रखा था, तो उस कॉलम में मैं टिक करती थी, लाइक विद अ ग्रीन पेन और एनी पेन ऑफ योर चॉइस, कि ये पोर्शन मेरा हो गया है, ये पोर्शन मेरा हो गया है। एंड आई यूज टू मेंशन द डेट कि किस डेट को मैंने कंप्लीट करा है, सो दैट मैं अपना रिविजन प्लान कर सकूं, राइट? सो दिस शुड बी योर अप्रोच फॉर syllabus reading. नाउ वैल्यू एडिशन, एज आई हैव टोल्ड यू कि वैल्यू एडिशन सबसे पहले तो ये कि वैल्यू एडिशन के पीछे मत भागिए, राइट? आपका कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। जब आपका कंटेंट प्रिपेयर होगा तो वैल्यू एडिशन अपने आप हो जाएगा। वैल्यू एडिशन कैसे होता है? वैल्यू एडिशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो आप करंट अफेयर्स मैगजीन्स पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरी कंसिस्टेंसी न्यूज़पेपर पढ़ने में नहीं बन पाती थी। आई यूज टू रीड 1 डे एंड 3 डे मेरा न्यूज़पेपर मिस हो जाता था। अगर आप कंसिस्टेंसी बना पा रहे हैं, इट इज़ वेरी गुड ऑन योर पार्ट। बट मेरे न्यूज़पेपर हमेशा मिस हो जाया करते थे। बट व्हाट आई यूज्ड टू मेक माय पॉइंट वेरी क्लियर इज दैट कि मैंने करंट अफेयर्स की मैगजीन्स को रेगुलरली पढ़ा है, जो मंथली आती थी वो भी, एंड जो PT 365 एंड मेंस 365 आती थी वो भी। उनको मैंने रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करा है। एंड जो मेरे नोट्स होते थे, मैं वहां पर कुछ ना कुछ करंट का पॉइंट वहां पर ऐड कर देती थी कि अगर ये क्वेश्चंस आता है मेंस के टाइम पे, सो आंसर लिखने के अलावा मैं इस पॉइंट को वहां पर मेंशन करूंगी करंट अफेयर्स का एक रेफरेंस देने के लिए, सो दैट एक वैल्यू एडिशन आपका करंट अफेयर से होता है। एंड ऑल्सो देर इज अ यूट्यूब चैनल सनसेट टीवी, राइट? अगर आप न्यूज़ फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या आपको लगता है कि आजकल जो न्यूज़ चैनल्स है दे आर शोइंग लॉट ऑफ डिबेट्स, तो जो आपके UPSC जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट चैनल है दैट इज सनसेट टीवी। आप उसको फॉलो करिए। वहाँ पे बहुत सारे जो डिबेट्स आते हैं, मतलब नॉट इट इज़ नॉट अ डिबेट, इट इज़ लाइक अ डिस्कशन पोर्टल। तो उनको आप सुनिए। वहाँ पे बहुत अच्छी अथॉरिटीज़ आती हैं जो स्कीम्स के बारे में, नई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताते हैं। तो लिसन इट टू देम, राइट? तो आपका वैल्यू एडिशन वहाँ से भी हो जाएगा। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, तो उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको कैसे निकालना है, वो आपका सिलेबस अंडरस्टैंडिंग से क्लियर होगा। न्यूज़पेपर में आपको उन न्यूज़ को चूज़ करना है रिपीटेडली कुछ टाइम से चलती आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ये सोचे कि मैं इज़राइल पैलेस्टीन का इश्यू मिस कर देता हूँ या कर देती हूँ तो कोई इश्यू नहीं होगा, सो दैट विल बी एन इश्यू। बिकॉज़ आपको पता है कि ये इश्यू बहुत ही इट्स हाइलाइटिंग, राइट? एवरी डे यू आर लिसनिंग इनटू द न्यूज़। या फॉर एग्जाम्पल लास्ट टू लास्ट ईयर तक नोबोर्नो कारबाग का रीजन, राइट, दैट वाज इन न्यूज़। तो आपको लगता है कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, अगर पूछेगा तो आई विल इग्नोर या ये वो। तो दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब आपको सिलेबस क्लियर होगा, सो आप अपने आप इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स न्यूज़पेपर से निकाल सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग्स, मैप्स, राइट? मैप्स को कैसे करना है? सो आई थिंक ज्योग्राफी मेरे लिए हमेशा से एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहा है, बिकॉज कमिंग फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड मुझे ऐसा लगता था कि आर्ट सब्जेक्ट्स आर नॉट मेंट फॉर मी।
एंड स्पेशली ज्योग्राफी, क्योंकि हिस्ट्री आप एक स्टोरी की तरह पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स आप थोड़ा बहुत अपना रेगुलर वे में अंडरस्टैंड लाइक कोई भी होगा आपको इजीली मैनर में आपको समझा सकता है कि इकोनॉमिक्स में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। बट ज्योग्राफी नीड्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इट नीड्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सो मेरे जो रिसोर्सेज है जो मैंने आपको पहले बताया, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, एंड उसके बाद दीपांशु सर के नोट्स, एंड फिर उसके बाद में यूट्यूब स्निपेट्स फ्रॉम स्लीपी क्लासेस। तो उसके बाद में मेरी जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस जो मैंने दिया वो था मैप्स को। मैप्स को आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जो न्यूज में है कोई भी एरिया, फॉर एग्जांपल अभी इसराइल पैलेस्टीन का जो हॉट टॉपिक चल रहा है, उसमें आपको देखना है बाउंड्री जो आपकी कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, या अगर हमारा इशू चाइना, पाकिस्तान या किसी भी नेबर कंट्रीज के साथ चल रहा है, सो हमें वहाँ के जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बॉर्डर कंट्रीज, हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि यू हैव द यूक्रेन, ओके, रशिया यूक्रेन का जो इशू चल रहा था, सो यूक्रेन की बॉर्डर कंट्रीज पूछी गई थी। एंड लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, आई हैव बीन लकी, वो क्या था आई डोंट नो, कि उसी मॉर्निंग मैंने ऑन आवर प्रीलिम्स डे मैंने उस मॉर्निंग को ही यूक्रेन की बॉर्डर कंट्रीज को रिवाइज करा था। एंड आई वाज लाइक एक बार देख लेते हैं, क्या पता ये क्वेश्चन हो, ओके या क्या पता इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। सो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने उस मॉर्निंग को यूक्रेन का जो मैप था वो मैंने बॉर्डर कंट्रीज को रिवाइज करा था, थोड़ी सी रिवर्स देख ली थी, एंड इंटरेस्टिंगली वहां पर बॉर्डर कंट्रीज आ गया। सो लाइक दिस यू हैव टू प्रिपेयर मैप्स अकॉर्डिंग टू व्हाट इज गोइंग ऑन लाइक इन योर सराउंडिंग्स, ओके। तो करंट को दिमाग में रखिए, क्या इश्यूज चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल साउथ चाइना सी का इशू चल रहा है, तो साउथ चाइना सी के इशू में आपको देखना है कि आसपास के आइलैंड्स कौन से हैं, ओके। या अभी चाइना एंड जापान को आइलैंड्स को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे थे, सो यू हैव टू सी कौन से आइलैंड्स हैं जिनको लेकर इश्यूज चल रहे हैं, मैं उनकी थोड़ा सा मार्किंग देख लेते हैं, राइट। सो लाइक दैट आपको करंट के साथ साथ करना है अपने मैप प्रिपेयर को, एंड देन इंडिया का मैप आपके टिप्स पर होना चाहिए। यू कैन बाय दोज मैप्स की बुक्स, राइट, जो आती है आप उसको खुद फिल करिए, टेक इट लाइक अ फन एक्सरसाइज। जब आपको लगता है कि पढ़ना थोड़ा ज्यादा हो गया, आई नीड टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, यू कैन डू दिस एक्सरसाइज एट दैट पॉइंट। आप क्या करिए, आप मैप्स को लीजिए, राइट, एम्प्टी मैप्स को लीजिए, ट्राई फिलिंग दोज मैप्स। अगर आपको इंडिया लाइक इंडिया के मैप में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, आप पहले स्टेट फिल करना शुरू करिए। आई नो दिस वुड साउंड रियली किडिश कि स्टेट्स तो सबको पता है। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज जब आप कोई आसान चीज पहले करेंगे तभी आप डिफिकल्ट के लिए तैयार होंगे, राइट। सो पहले स्टेट्स फिल करिए, फिर क्या करिए, आप फिजिकल मैप उठाइए। जब आप फिजिकल मैप उठाएंगे, तो फिजिकल मैप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें जो आपके माउंटेन्स, रेंजेस, राइट, तो वो आपके लिए, एंड जो प्लेटोज, सो उसमें आप इजीली कहाँ पर उसको पॉइंट कर पा रहे हैं, अगर आप अच्छे तरीके से पॉइंट कर पा रहे हैं, सो वो आपके लिए एक गेम चेंजिंग इफेक्ट होगा। बिकॉज फिजिकल मैप को जब आप अच्छी तरीके से इमेजिन कर लेंगे, क्लोज योर आईज, ट्राई टू इमेजिन कि आपने अभी मैप में क्या देखा था, कौन से रेंजेस देखे से, कौन सा प्लेट्यू देखा था, राइट, देन ट्राई टू पॉइंट आउट इन दोज मैप्स। आप इंडिया के मैप से पहले स्टार्ट करिए, बिकॉज एनीवे इट इज आवर बिलोवेड नेशन एंड ऑल्सो वी आर कंफर्टेबल इन सॉल्विंग इंडिया मैप, राइट। सो पहले स्टेट्स देखिए, फिर फिजिकल मैप पे पासिस, एंड उसके बाद में आप रेंजेस, प्लेट्यूज, इनको मार्क करिए। फिर आप जो पॉलिटिकल मैप है उसमें आप रिवर्स को पास करिए। ऐसे ऐसे करके आप मैप कर सकते हैं। देयर इज अ आई थिंक ये नाम सबको पता है, सुदर्शन गुज्जर सर, उनका मैंने यूट्यूब पे मैप के वीडियोस देखे थे। सो वो क्या करते हैं कि एक तरीके से आपको लर्न हो जाएगा पूरी तरीके से कौन कौन से मैप्स हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल, चाहे वो आपका लेट्स से इंडिया या वर्ल्ड मैप हो, रिवर्स हो। सो वो पॉइंट वाइज पॉइंट लेते थे कि आज हम रिवर्स करेंगे, रिवर्स में भी हम इस कॉन्टिनेंट की रिवर्स करेंगे, राइट। तो उससे क्या होगा कि आपको लर्न हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, यू कैन सॉल्व द मैप्स लाइक दैट। नाउ talking about the current affair magazines, तो आई थिंक आई हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट इट। करंट अफेयर्स मैगजीन के लिए केवल और केवल पीटी 365 एंड मीन्स 365 ही मेरे रिसोर्सेज रहे थे, बिकॉज मेरे पास मेरे क्लास नोट्स थे, वैल्यू एडेड मटेरियल्स थे, जहां पर करंट अफेयर से लिंक करके भी हमें मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते थे। सो आई थिंक मीन्स 365 एंड पीटी 365 वाज इनफ फॉर मी।
अगर आप योजना या कोई और मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, सो यू कैन कंटिन्यू विद दैट, उसमें कोई हार्म नहीं है। बट एज़ आई सेड कि रिविज़न बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी मैगज़ीन पढ़िए, 5 से 6 बार उसका रिविज़न ज़रूर करिए। अ then test series, yes, test series is very very important, be it prelims, be it mains, and क्या होता है कि जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं, सो वी ट्राई टू क्वेश्चन आवर सेल्फ। पहले तो मेंस की जो आपकी टेस्ट सीरीज होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस की इसलिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे आपको आंसर्स फॉर्म करने हैं। वहां पे आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे कि कोई बात नहीं, हम इन ऑप्शंस में से चूज कर लेते हैं। वहां पे जो भी आप कर रहे हैं वो आपका अपना है। आपने जो भी कंटेंट पढ़ा है, जो भी आपने वैल्यू एडिशन मटेरियल्स अपने तैयार करे हैं, वो आपके हैं, राइट। सो उस तरीके से आपको मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करनी है। मैंने अंडरस्टैंड यूपीएससी करके एक चैनल है जिसमें सत्यम जैन सर हैं, तो मैंने वहाँ पे उनकी मेंस का जो मेंटोरशिप चलता है उसको ज्वाइन किया था। सो सत्यम जैन सर की जो एक सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि वो रिवीजन कराते थे ईच सब्जेक्ट, लेट्स से जीएस 1 का, विद इन 1 आवर और 1.5 आवर। उसमें कीवर्ड्स के तरीके से या शॉर्ट फॉर्मेट में हमें वो लाइक यू नो ही यूज्ड टू रीड आउट द थिंग्स मैगजीन्स के साथ साथ। तो क्या होता था कि उससे हमारी तैयारी थोड़ी सी एक पेस पकड़ लेती है कि हमारा कम टाइम में रिवीजन हो रहा है और उसका मैक्सिमम आउटपुट निकल रहा है। सो आई थिंक सत्यम जैन सर की मेंटोरशिप एंड ऑल्सो द एचआरटी मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम, वहाँ पे हम अपने आंसर्स लिखते थे, वी यूज्ड टू सेंड आवर आंसर्स, वहाँ से हमें यू नो लाइक चेक करके हमें वो आंसर्स मिलते थे, जहाँ पे हमारी मिस्टेक्स थी उनको बताया जाता था। सो जब तक आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता नहीं चलेगा, आई थिंक वो आपके लिए थोड़ा सा टफ साइड होता है। सो टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान होता है। I'm so sorry. Now talking about the timetable should be according to you। आपका जो स्केड्यूल है, टाइम टेबल में आप ये मत लिखिए कि मुझे सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक ज्योग्राफी पढ़ना है, 9 बजे से लेके 11 बजे तक मुझे इकोनॉमिक्स करना है। ये टाइम टेबल थोड़ा-सा इट्स समव्हाट फ्यूटाइल, ओके, ये थोड़ा-सा जाता नहीं है। मेरा टाइम टेबल ये रहता था कि मुझे एक पर्टिकुलर वीक में, लेट्स से 10 डेज में मुझे पॉलिटी को अपना रिवाइज करना है, कंटेंट पढ़ना है, खत्म करना है। 15 डेज में मुझे इकोनॉमिक्स करना है एंड कमिंग 20 डेज में मुझे अपने ऑप्शनल को रिवाइज करना है। मेरे जो टारगेट्स रहते था या टाइम टेबल रहता था, इट वाज अकॉर्डिंग टू द वीक्स एंड लेट्स से मंथ्स। मेरा मंथली एंड वीक का टाइम टेबल रहता था, सो दैट आई एम एबल टू कंप्लीट दो थिंग इन टाइम, रादर देन मेकिंग कि मुझे 9 बजे क्या करना है या 8 बजे क्या करना है। मेरा एक यू नो सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता था कि इतना पोर्शन मुझे इन दिनों में कंप्लीट करना है। सो मेरा ये टाइम टेबल रहता था। आई थिंक टाइम टेबल बहुत ही फ्लेक्सिबल चीज़ है, आपको अपने आप इसको चूज़ करना चाहिए। Then talking about my optional. Now my optional has been anthropology. एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैंने दीप्ति भटनागर मैम के साथ क्लासेस करी थी एंड उनका एचआरटी प्लेटफॉर्म पे वो पढ़ाती थी एंड उनमें मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम के थ्रू लाइव आंसर राइटिंग का प्रोग्राम था। सो मैंने उसको ज्वाइन करा था एंड बाकी मैंने अपाला मिश्रा मैम के नोट्स को रेफर एंड फ्यू यूट्यूब चैनल्स लाइक डीके भट्टाचार्य सर के मैंने चैनल को रेफर करा था फॉर द प्री हिस्टोरिक पार्ट। एंड उसके बाद में एंथ्रोशाला करके एक चैनल है, वहां से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्डअप करी थी। एंड देन टॉकिंग अबाउट द प्लान बी, राइट नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान बी का क्या है कि आई थिंक जब आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो जाते हैं तो आप सेल्फ डाउट करने लगते हैं खुद को कि वेदर आई एम मेड फॉर दिस थिंग और नॉट। सो आई रिमेंबर लाइक 2022 में आई वाज वर्किंग विद अ प्लेटफॉर्म। मैंने अपना प्लान बी के तरीके पे लाइक आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टीचिंग, राइट। सो मैंने आई गॉट इन टच विद अ प्लेटफॉर्म एंड वहाँ से मैंने अपना टीचिंग का जॉब शुरू करा था। सो आई वाज टीचिंग इन बायजूस।
फिर उसके बाद में जब मुझे लगा कि प्रिपरेशन मेरी ठीक जा रही है एंड आई थिंक दिस टाइम आई एम रेडी फॉर दिस अटेम्प्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द 2023 अटेम्प्ट, तो देन आई रिजाइंड कि आफ्टर माय प्रीलिम्स, सो देन आई रिजाइंड एंड फिर उसके बाद मैंने अपना लाइक फुल फोकस इसको दिया एंड आई थिंक इसीलिए शायद वन गो में मेरा ये एग्जाम क्लियर हुआ। तो आई थिंक प्लान बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स आप 2 से 3 अटेम्प्ट अगर आप अपने दे देते हैं तो उसके बाद प्लान बी पे थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। एंड बट इट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि यूपीएससी को हमें लाइफ एंड डेथ नहीं बनाना है, राइट? यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। ये एक एग्जाम है, आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझें कि अगर आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका साइड में एक बैकअप प्लान रेडी रहे, सो दैट यू डोंट हैव अ रिग्रेट, आप रिग्रेट ना करें, आप गिल्ट में ना जाए, राइट? सो इसलिए प्लान बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग, okay, social media. Right, social media, right now also we are interacting on social media platform only. So social media का क्या है, like social media से for complete 5 years I was out of social media. Social media से हमको थोड़ा सा क्या है कि practically उसको use करना है, we have to be intelligent how we are using social media platform. वो हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं बनना चाहिए। यू शुड यूज सोशल मीडिया रादर देन सोशल मीडिया यूजिंग यू, राइट? अपना टाइम कैसे स्पेंड करना है सोशल मीडिया पे वो हमको डिफाइन करना चाहिए। बाकी तो ओपन प्लेटफॉर्म है, यू हैव विकिपीडिया, यू हैव यूट्यूब, यू यूज दीज प्लेटफॉर्म मोर एज कंपेयर टू द अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नाउ दिस वाज फ्रॉम माय एंड। I can take up your questions that I have in front of me. For example, yes, NCRT, someone has asked about NCRT 6 to 12 must है या नहीं? So it depends, आपकी जो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो किस तरीके से बन रही है। आई थिंक 6 to 12 मैंने नहीं करी थी किसी भी सब्जेक्ट के लिए एंड आई थिंक इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, बट कुछ सब्जेक्ट्स की, फॉर एग्जाम्पल जोग्राफी, अगर आप 9 to 12 की जोग्राफी कर रहे हैं सो इट इज़ वेरी गुड क्योंकि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनना बहुत ज़रूरी है। सो आप वहाँ से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाइए अपनी जोग्राफी की। 9 to 12 की एनसीईआरटी आर वेरी इंपॉर्टेंट। टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, 9th and 10th की जो हिस्ट्री की बुक्स है एंशिएंट के लिए, मॉडर्न के लिए, मिडीवल के लिए, दे आर इनफ, और पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हिस्ट्री एनीवे इज अबाउट लाइक अ स्टोरी। आप उसको जितना अच्छी तरीके से स्टोरी के फॉर्मेट पे याद रखेंगे उतना आपके लिए इजी होगा। सो यू कैन हैव the understanding of NCRTs history के लिए। Then talking about economics, economics के लिए you can have 9th and 10th की इकोनॉमिक की बुक आती है एनसीईआरटी, यू कैन रीड देम, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही इजी वे में आपको बताया गया है, राइट? देन टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग्स, समवन इज आस्किंग अबाउट टॉपर कॉपी से एग्जाम्पल। टॉपर कॉपी से, यस, टॉपर कॉपीज, आई थिंक टॉपर्स अपने आंसर कॉपीज को पब्लिश इसीलिए कर रहे हैं सो दैट जो एस्पिरेंट्स हैं मेरे जैसे, आपके जैसे, उनको हेल्प हो सके, राइट? सो यू कैन डेफिनेटली टेक एग्जाम्पल्स। हाउ मेनी मॉक्स फॉर प्रीलिम्स? आई थिंक इसका कोई एक डेफिनेट आंसर नहीं है बिकॉज इट डिपेंड्स, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। कोई एक डेफिनेट लिमिट नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से कोई एक लिमिट नहीं होनी चाहिए कि मैम रिविजन कितनी बार करें, उसी तरीके से मॉक्स आप जितने लगा सकते हैं उतना बेटर है। लेकिन आई थिंक मॉक्स को प्रायोरिटी बनाने से पहले आपको रिविजन को प्रायोरिटी बनानी है। प्लीज रिमेंबर दिस, रिविजन शुड बी योर प्रायोरिटी रादर देन सॉल्विंग मॉक पेपर्स। तो आप जितने सॉल्व कर सकते हैं आपके लिए उतना अच्छा है, बट रिविजन उसके एट स्टेक ऑफ रिविजन नहीं होना चाहिए। देन आई कैन टेक फ्यू अदर क्वेश्चंस। इंटरव्यू में सॉरी, सी इंटरव्यू इज ऑल अबाउट यू बीइंग ऑनेस्ट। अगर आपको नहीं पता है रैंडम गेस मत करिए प्लीज, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है जो मेंबर्स ऑन रिस्पेक्टेड मेंबर्स वहां पर बैठे होते हैं। सो यू प्लीज से सॉरी, कि अगर आपको नहीं पता है यू से सॉरी, आई विल रीड अबाउट इट। Then let me take something related to prelims because prelims is approaching. So okay, current affairs for prelims। करंट अफेयर्स, सबसे पहले करंट अफेयर्स का कोई एंड नहीं है। करंट अफेयर्स आप जितना करेंगे आपको उतना कम लगेगा। व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आप मैगजीन्स, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं
सो न्यूज़पेपर को इस तरीके से पढ़िए कि आप उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको चर्न आउट कर रहे हैं, लिख लीजिए। डोंट कलेक्ट न्यूज़पेपर्स। आप एक नोटबुक बनाइए, जहाँ पर आप करंट अफेयर्स की ओरिएंटेड एक नोटबुक बनाएँगे, वहाँ पे आप चीज़ों को लिख लीजिए, दैट वुड बी वेरी ईज़ी फॉर यू। एंड उसके बाद अगर आप मैगज़ीन्स पढ़ रहे हैं, मंथली जो लोग न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहे हैं, आई थिंक उनके लिए पीटी 365 इज़ मोर देन इनफ। एंड जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो वो मंथली मैगज़ीन्स को रेफ़र कर सकते हैं। मैंने विज़न की करी थी, एंड उसके बाद में यू हैव विज़न की मैगज़ीन्स, यू हैव फोरम की, इनसाइट की मैगज़ीन्स, सभी बहुत अच्छी हैं, सब बहुत अच्छी हैं। नाउ ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि कौन-सी इंस्टीट्यूट की मैगज़ीन अच्छी है। एवरीवन इज़ प्रोवाइडिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटीरियल्स। आप किसी एक को पिक करिए। डोंट रन फॉर करंट अफेयर्स, ओके? बट आप उसको मैक्सिमम तरीके से आप उनको रिवाइज़ करिए। व्हाट टू प्रैक्टिस इन लास्ट 7 डेज़ बिफोर प्रीलिम्स? नथिंग, ओनली रिविज़न। प्लीज फोकस योर सेल्फ ऑन रिविजन। जितना रिविजन होगा उतना ही आपको याद रहेगा, उतना ही आप बेटर परफॉर्म करने लगेंगे। ओके, सो दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। ऑप्शनल स्ट्रैटेजी, ओके। नाउ ऑप्शनल के लिए क्या होता है कि इट डिपेंड्स फ्रॉम वन ऑप्शन टू अनदर। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी। सो एंथ्रोपोलॉजी के जो रिसोर्सेज हैं वो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। एंड मैंने जो दो से तीन टॉपर्स को रेफर करा था। फर्स्ट ऑफ ऑल अपाला मिश्रा मैम, उनके नोट्स को मैंने फॉलो करा था स्पेसिफिकली पेपर 2 के लिए। एंड देन द्विज गोयल सर एंड असद जुबैरी सर, मैंने उनके नोट्स को फॉलो करा था, उनकी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करा था स्पेसिफिकली फॉर पेपर 1। बोथ हैव गॉट एक्सीलेंट स्कोर्स इन पेपर 1 स्पेसिफिकली। एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि हमारे मेंटोर सेम रहे हैं फॉर एंथ्रोपोलॉजी। सो वहाँ से बहुत हेल्प मिली थी। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 एंड पेपर 2 की जो स्ट्रैटेजी है, paper 1 is all about the concepts, okay, it is all something about thinkers, आपके anthropologist के काम के बारे में बताते हैं। पेपर 2 somewhere was on Indian anthropology, so Indian anthropology मेरे लिए easy था आंसर्स लिखना, बिकॉज ऐसे की हम तैयारी करते हैं, इंडियन सोसाइटी की तैयारी करते हैं, एंड एथिक्स की तैयारी करते हैं, एंड ऑल्सो पॉलिटी एंड गवर्नेंस जहाँ पे पंचायत का काम होता है। सो वहाँ पे मेरे लिए ईजी था। सो आई हैव रिफर्ड दीज 3 टॉपर्स नोट्स। दीप्ति मैम का गाइडेंस एंड मेंटोरशिप थी, एंड यूट्यूब आई हैव रिफर्ड टू इट। मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, इट इज़ वेरी नेचुरल, इट इज़ वेरी नेचुरल। यू डोंट हैव टू डाउट कि आपके मॉक्स में परफॉर्मेंसेस का इफेक्ट आप पर क्या आ रहा है। इट शुड बी लाइक कि यू शुड बी सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ। ओके, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है यहाँ पर मार्क्स कम आ रहे हैं, इस पोर्शन में मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं रिवाइज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, राइट? सो डोंट गेट योर सेल्फ अफेक्टेड बाय मॉक्स मार्क्स। इवेंचुअली क्या मदद करेगा, वो मदद करेगा उस सेम डे, 16th of June इज द डिसाइडिंग डेट फॉर यू। इन दोज 2 आवर्स आपने अभी चाहे 100 मॉक्स लगाए हों, चाहे 2 ही मॉक्स लगाए हों, इट विल नॉट हेल्प यू जब तक आप उस डी डे पे परफॉर्म नहीं करते हैं। एंड उस डी डे पे परफॉर्म करने के लिए आपको मैक्सिमम रिविजन करने की ज़रूरत है। सो डोंट, प्लीज़ हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, हैव फेथ। आप जो भी कर रहे हैं आपको भरोसा रखना है कि आप ठीक कर रहे हैं। ओके, हाउ टू डील विद मॉक्स? ओके, in my starting mocks, okay, I'll be very honest, I used to get more my marks around 70s. Okay, कुछ किसी किसी मॉक्स में 40-50 में भी मार्क्स आए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, बट आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर कि मुझे रिविजन करना है। मॉक्स में जो भी मार्क्स आ रहे हैं, दैट वाज फॉर माई प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। ओके, okay, if you have any other questions, please let me know, or else we can end up with this session. It was a very interactive session. First of all, thank you so much everyone for joining the session, making this more interactive, and I have enjoyed myself a lot sharing my experiences over here on this platform. It has been a long but a very fruitful and great journey. बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ से, राइट? यस, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना चाहिए? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए डिस्ट्रैक्टिव है क्या। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज आपका मैक्सिमम टाइम आपकी प्रिपरेशन से ले रही है, सो आई थिंक वहां पर आपको ये कोशिश करना है कि आप उस चीज से बच पाए, राइट? बिकॉज डिस्ट्रैक्शन कुड बी एनीथिंग एंड एनीवन,
ओके, सो यू हैव टू चूज फॉर योरसेल्फ। आपको पता है कि जो आपका ड्रीम है, जो एम है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, प्लीज ट्राई टू रिड्यूस इट। अगर हो सके तो एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है, सोशल मीडिया पे यू कैन यूज गूगल, यू कैन यूज यूट्यूब, यू कैन यूज एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म। टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर सिबलिंग्स, टॉक टू योर गुड फ्रेंड्स, एंड वो फ्रेंड्स जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास वो लोग हैं जो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, सो आई थिंक यू आर ब्लेस्ड। उनसे बात करिए, उनसे अपनी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करिए। आई हैव बीन फॉर्चुनेट, आई हैव 2 to 3 फ्रेंड्स ऑफ माइन, दोज हु वर प्रिपेयरिंग एंड दोज हु आर ऑलरेडी इन सर्विस। तो बहुत ही अच्छा लगता है उनसे बात करने में। दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, वो अपनी आपको आपकी मिस्टेक्स बताएंगे। सो टॉक टू देम इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स। मैप्स को कैसे याद रखना है? प्रैक्टिस। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जो भी देख रहे हैं अपने आसपास, उसको मार्क करिए। एक एम्प्टी मैप्स लेकर आइए, उसको खूब प्रैक्टिस करिए। जो भी आपने देखा है, जो भी करंट में चीजें चल रही हैं, आप उनको उस खाली मैप पे डेली प्रैक्टिस करिए। आई थिंक ईजी हो जाएगा मैप्स आपके लिए करना, थोड़ा बहुत याद आ जाता है। ओके, सी सैट। सी सैट आई हैव ऑलरेडी एड्रेस कि प्रैक्टिस करिए, पीवाई क्यूज को प्रैक्टिस करिए, थीम्स निकाल लीजिए। एंड एसएससी बैंकिंग की भी बुक्स आती है, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देम, सॉल्व ले लीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि किसी कोचिंग में एनरोल होने की जरूरत है, क्योंकि मेरा सी सैट बहुत ज्यादा वीक है, सो प्लीज गेट योर सेल्फ इन्वॉल्व इन enrolled in any of the coachings, because coaching की भी guidance is very important, right? Having a good mentor, having a good guidance is very important, so you can go for that. How many questions to attempt in prelims? See, it depends upon the question paper. Like this time, I think the prelims was the toughest of the years. मैंने इस बार 78 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे। एंड इससे ज़्यादा आई थिंक 80 तक भी पहुंचना बहुत टफ होता है। बट इट डिपेंड्स अपॉन कि उस टाइम पे पेपर कैसा है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं, फ्लूक्स मत मारिए प्लीज। क्योंकि अगर आपको कहीं लगता है कि आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं किन्हीं ऑप्शंस को, तो इट इज बेटर। एंड रैंडम गेस करना वुड बी अ लिटिल लीथल फॉर यू, एंड आपका चांसेस है कि वो गलत होने के ज्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू गेटिंग इट राइट। सो इसीलिए आई थिंक मॉक्स को प्रिपेयर करना, मतलब मॉक्स हम जितना लगाते हैं उससे हमको आइडिया मिलता है कि मेरी क्वेश्चंस की रेंज क्या पड़ रही है। अगर मैं 60 कर रही हूँ तो मेरे गलत कम हो रहे हैं, बट वहीं अगर मैं 80 कर पे पहुंच रही हूँ तो मेरे मैक्सिमम गलत होते जा रहे हैं। सो चूज वाइजली। एंड स्पेशली उस दिन का जो आपका पेपर होगा, आप उसको देख के ही डिस्कस मतलब डिसाइड करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने नहीं। आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी। आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी हमने बात कर लिया है कि कंटेंट को आप जितना अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आंसर टॉपर आंसर कॉपीज देखेंगे, वे फॉरवर्ड लिखना सीख जाएंगे, करंट के साथ साथ उसको आप इम्प्लीमेंट करना सीख जाएंगे। एंड उसके साथ साथ आप जितना रेगुलर आंसर्स लिखेंगे, जितना रेगुलर आप आंसर्स लिखेंगे, किसी मेंटोर से चेक कराएंगे, उनके व्यूज लेंगे, या अपने पियर्स जो हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, इरिस्पेक्टिव कि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी आप उनको अपने क्वेश्चन सेंड करिए। उनसे पूछिए कि अब इसमें क्या ऐड करा जा सकता है, या आपने जो फॉर्मेट लिखा है वो ठीक है कि नहीं। आई थिंक दैट विल हेल्प यू। Okay, I think we are good to go, right? I have discussed almost all the questions, and yeah, all the queries have been addressed. So I hope you all have enjoyed the session, and thank you so much for being there, for listening so patiently, asking your question and making them more interactive. बहुत अच्छा लगा आप सबसे interact करके, and I hope that we all will work hard to serve this nation, to get into the services of our choice. And जो लोग अभी prelims को attempt करने जा रहे हैं, from my side all the very best. You are good to go. Please don't think much. You are absolutely ready to give this attempt. Okay, you will do it. And अगर कुछ कमी रह जाती है, तो अभी आपके पास टाइम है, खूब रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। एंड आई होप दैट आई सी यू ऑल डूइंग दिस सेम सेशन फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू